हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाँ, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैं मधु हूँ और आप लोग वीडियो देख रहे हो लिटरेचर पीपल पे। ओके, तो आज का टॉपिक है द इंटेंशनल फैलेसी, न्यू क्रिटिसिज्म। ओके, ये जो टॉपिक है वो है हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द इंटेंशनल फैलेसी, इंटेंशनल मतलब जिसमें इंटेंशंस इन्वॉल्व हो, मतलब जानबूझकर। फैलेसी मतलब क्या होता है? भ्रम, अ मिस्टेकन बिलीफ, स्पेशली वन बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्गुमेंट्स। ओके, इंटेंशनल फैलेसी ये टर्म यूज हुआ था 20th सेंचुरी में। क्रिटिक्स और पोएट लंजाइनस से लेकर वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज तक और इवन अर्लियर 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स मानते थे कि पोएट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हमें मतलब पोएट के इंटेंशन को पता करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए उसकी इंटेंशंस, पोएट की इंटेंशंस, कि उनकी इंटेंशन क्या रही होगी जब पोएट ने पोएम लिखी होगी। द स्कूल ऑफ थॉट को चैलेंज किया था न्यू क्रिटिक्स ने। न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है ये भी देखते हैं। New criticism was a formalist movement in literary theory that dominated American literary criticism in the middle decades of the 20th century. It emphasized close reading, particularly of poetry, to discover how a work of literature functioned as a self-contained, self-referential aesthetic object. New criticism ये formalist movement था literary theory में, जिसने डोमिनेट किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म 20th सेंचुरी के मिडल में। इसमें क्लोज रीडिंग पे बहुत ध्यान दिया गया, मोस्टली पोएट्री की, टू डिस्कवर हाउ अ वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शन एज सेल्फ कंटेन्ड। ओके, इंटेंशनल फैलेसी, इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्रेस किया विमसेट और बियर्डस्ली ने। ओके, पहले देखते हैं ये दोनों कौन थे। विलियम कर्ट्स विमसेट जूनियर, इनका बर्थ हुआ था नवंबर 1907 को और इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 17, 1975 को। मॉनरो बियर्डस्ली, इनका बर्थ हुआ था दिसंबर 10, 1915 को और डेथ हुई थी सितंबर 18, 1985 को। इंटेंशनल फैलेसी, इसका क्या मतलब होता है? ये है कंफ्यूजन बिटवीन पोएम और उसके ओरिजिन में। ये भ्रम क्यों है, ये फैलेसी क्यों है? बिकॉज जो ऑथर है वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं है और इंस्टेड जो टेक्स्ट है वो पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। द इंटेंशनल फैलेसी ये ऐसे पब्लिश हुआ था पहली बार 1946 में द सुएनी रिव्यू में। इंटेंशन से मतलब है द डिजाइन और प्लान इन द ऑथर्स माइंड and the author's attitude towards his work, the way he felt, what made him write. डिजाइन और प्लान ऑथर के माइंड का, ऑथर के एटीट्यूड का, उसके काम की तरफ कैसा वो महसूस कर रहा होगा जब उसने ये वर्क लिखा होगा, कैसी उसकी मनोस्थिति होगी, कैसा वो महसूस कर रहा होगा जब उसने अपना वर्क लिखा होगा। पोएट क्या सोच रहा था, क्या महसूस कर रहा था जब उसने पोएम लिखी। कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में। पहला, विमसेट एडमिट करते हैं पोएम एग्जिस्टेंट में बाय एक्सीडेंट या खुद से नहीं आती, मतलब अपने आप नहीं आती। वर्ड्स पोएट लिखता है, उनकी इंटेंशंस पोएम को एग्जिस्टेंस में लाती है, पोएम को बनाने के लिए जरूरी है। इंटेंशन जरूरी है पोएम में, पर इंटेंशन स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी पोएम को जज करने के लिए बाय क्रिटिक। क्रिटिक पोएम को इंटेंशन के हिसाब से जज ना करे। इंटेंशन मतलब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट इंटेंशन नहीं होना चाहिए जज करने के लिए किसी भी पोएम को। दूसरा पॉइंट, एक्चुअली प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी है क्रिटिक का पोएट की इंटेंशन को पता लगाने में। क्रिटिक कैसे पता लगाएगा कि पोएट क्या कहना चाहता है, मतलब क्या कहना चाह रहा होगा? हमें तो सिर्फ पोएम ही मिलती है। अगर पोएट सक्सीड होता है जो कहने में, तो वो जो चीज़ है, जो क्रक्स है, वो हमें पोएम के थ्रू ही पता चल जाता है। और अगर जब पोएट सक्सीड ही नहीं हो पाता तो हमें इधर उधर से पता नहीं करना चाहिए कि पोएट क्या कहना चाहता था, मतलब वो क्या सोच रहा होगा ऑटोबायोग्राफी वगैरह देख के। थर्ड पॉइंट, इन लोगों ने, विमसेट और बियर्डस्ली ने, जजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसमें एक कोट भी है, जजिंग अ पोएम इज लाइक जजिंग अ पडिंग और अ मशीन, वन डिमांड्स दैट इज वर्क। पोएट
के दिमाग में क्या चल रहा था पोएम लिखते टाइम, वो भी जानने की जरूरत नहीं है। अ पोएम शुड नॉट मीन बट बी, ये लाइंस लिखी थी पोएट आर्चीबाल्ड ने अपने पोएम आर्स पोएटिका द आर्ट ऑफ पोएट्री की कंक्लूडिंग लाइंस में, जो कि पब्लिश हुई थी 1926 में। पोएम है सिंपली, कोई मतलब नहीं है जानने में कौन सा पार्ट इंटेंडेड या मेंट था। चौथा पॉइंट, पोएम के मायने हो सकते हैं, मतलब स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, पर्सनालिटी दिमाग की स्थिति कैसी है, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया बुक, पर जो पर्सनालिटी है उसके थॉट्स और एटीट्यूड कैरेक्टर के होने चाहिए, ऑथर के नहीं। मतलब वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ना कि ऑथर क्या सोच रहा था वो पता होना चाहिए। पॉइंट 5, ऑथर अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए रिवीजन कर सकता है, पर हम उससे ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी इंटेंशन अचीव कर ली है। अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। न्यू क्रिटिक ने इस पे भी कहा है कि पोएम ना तो क्रिटिक की होती है ना ही पोएट की। पोएम पब्लिक होने के बाद, मतलब पब्लिश होने के बाद वो पोएम पब्लिक की होती है। एक बार पोएम पब्लिश हो गई तो मतलब अब तो फिर वो पब्लिक की ही है। पोएट का इस बात पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। विमसेट और बियर्डस्ली ने और भी क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स के व्यूज को कंसिडर किया है, जैसे कि आनंद के कुमारस्वामी, इन्होंने एक रिव्यू दिया था एक आर्टिकल में इंटेंशन पे, जो कि अपीयर्ड हुआ था द डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर में। इन्होंने कहा था 2 तरीके की इंक्वायरी होती है वर्क ऑफ आर्ट के लिए। पहली, क्या आर्टिस्ट ने अपनी इंटेंशन अचीव की है। सेकंड, क्या वर्क वर्थ प्रिजर्विंग है, वर्क अच्छा है कि उसे प्रिजर्व किया जाए। इनके अकॉर्डिंग पहला आर्टिस्टिक क्रिटिसिज्म है, जबकि दूसरा वर्क का क्रिटिसिज्म। इंटेंशनल फैलेसी के एक सेक्शन में ये भी बताया है कि रोमांटिक टेंडेंसी है, मतलब जो रोमांटिक राइटर्स हैं उनको जो क्रिटिक्स जो मतलब जज करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो उस टाइम के पोएट हैं वो उनका जो पोएम लिख रहे हैं वो उनकी सोल का एक्सप्रेशन है। लॉन्जाइनस ने सब्लिमिटी को डिफाइन किया है, द एको ऑफ अ ग्रेट सोल। एक सेक्शन में ये भी बताया है पोएट की टेस्टिमनी के बारे में। विमसेट और बियर्डस्ली लिखते हैं बर्डिंग पोएट्स, मतलब उभरते हुए पोएट्स के लिए उनके पास एडवाइस हो सकती है। जजमेंट ऑफ पोएम इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग देम। पोएट्स के पास प्रिविलेज्ड पोजीशन नहीं होती है जब बात पोएट्री जज करने की आती है। सोक्रेटिस ने ऑब्जर्व किया था कि पोएट खुद पोएट्री के बारे में अच्छे से नहीं बोल सकता, दूसरे लोग टॉक्ड बेटर, मतलब अच्छे से बता सकते हैं। डिफिकल्ट पैसेजेस के बारे में जो डाइवर्स पोएट्स ने लिखे हों, मतलब एक तरीके से कि भाई अगर मैं पोएम लिख रही हूँ तो मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे लोग बता पा रहे हैं, वैसा कुछ। और इसमें यह भी बताया है इंटेंशनल फैलेसी में, इसमें कंफ्यूजिंग पर्सनल स्टडीज के बारे में बताया है, लिटरेरी बायोग्राफी पोएटिक स्टडीज के साथ। मतलब पोएम को पढ़ने के साथ साथ हम पोएट के बारे में भी पढ़ें, मतलब पोएट के बारे में भी पता करें कि उसकी लाइफ कैसी थी, कैसी प्रॉब्लम्स थी, कैसी खुशहाली थी उसके जीवन में, मतलब लाइक दैट। यूज ऑफ एविडेंस के बारे में भी बताया है पोएम की मीनिंग को समझने के लिए। एविडेंस 3 टाइप के बताए हैं। फर्स्ट है इंटरनल एविडेंस, पोएम को समझने के लिए, मतलब पोएम की नॉलेज होनी चाहिए जो कि पब्लिक स्पीयर में है, जो सिनेमैटिक्स और सिंटैक्स के थ्रू डिस्कवर की जा सकती है पोएम के। सिनेमैटिक्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। सिंटैक्स क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ये था इंटरनल एविडेंस, मतलब पोएम के सिंटैक्स और सिनेमैटिक्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करें। दूसरा एविडेंस है एक्सटर्नल एविडेंस, ये प्राइवेट होता है, पोएम का पार्ट नहीं होता। इसमें रेवलेशंस होते हैं, जर्नल्स या लेटर्स या रिपोर्टेड कन्वर्सेशन के। इसमें यह होता है कि पोएट ने पोएम क्यों या कि कैसे लिखी होगी। और थर्ड होता है एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एविडेंस, ऑथर के कैरेक्टर के बारे में या प्राइवेट सेमी प्राइवेट मीनिंग्स अटैच्ड हैं वर्ड से या टॉपिक से, जो वर्ड से अटैच जो ऑथर ने यूज किए हैं। ओके, विमसेट और बियर्डस्ली मानते हैं कि क्रिटिक को सिर्फ फर्स्ट टाइप ही यूज करना चाहिए, पर इन्होंने थर्ड टाइप को भी बिल्कुल रूल आउट नहीं किया है। ठीक है, बेसिकली समझ लो कि 3 एविडेंस है, इंटरनल, एक्सटर्नल और एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ एविडेंस। और एक सेक्शन में तो इन दोनों ने इंटेंशनल फैलेसी के एलियट की पोएट्री के एलुजन्स पे भी ध्यान दिया है। ठीक है, अच्छा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले।
ठीक है। और हाँ, इंटेंशनल फैलेसी अगर हम लोग एक बेसिक तरह से समझें कि अगर एक कोई ऑथर है, ठीक है, कोई एक नॉवेलिस्ट है, उसने 10 बुकें जो लिखी हैं वो रोम कॉम पे, मतलब रोमांटिक कॉमेडी है, उसकी 10 नॉवेल, ठीक है, और उसने 11वीं नॉवेल लिखी है जो कि हॉरर है, बट हमारे दिमाग में ऐसा है ना कि हमने 10 नॉवेल उसकी रोम कॉम पढ़ी है, रोमांटिक कॉमेडी है, तो हम जो है 11वीं नॉवेल भी यही सोचेंगे कि ये भी रोमांटिक कॉमेडी होगी। ये होती है इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है। ओके, मैं ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।